हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट 13 नंबर का है और यह रोज़ाना शाम 7 बजे क्लास होती है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लोग को करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक का स्थान कौन सा है? कर्नाटक का स्थान कौन सा है, यह आपको बताना है। तो आपको बताना है चौथा है, पांचवा, छठवां है, सातवां। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बता दें कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका आता है? तो यह आता है हमारा पहला राजस्थान का। क्या आता है? राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर एमपी का नंबर आता है, मध्य प्रदेश का। तीसरे पर आता है हमारे लोग का, तीसरे पर क्या आता है? तो तीसरा आता है महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चौथे पर आता है, चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है। तो यह आपको याद रखना है। और पांचवें पर क्या आता है? तो पांचवा पर आता है हम लोग का, पांचवा पर गुजरात आता है, पांचवें पर गुजरात आता है। छठे पर कर्नाटक आता है। और इसमें से यह कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको बताना है। तो कर्नाटक हम लोग का कितने नंबर पर आता है? तो छठे नंबर पर आता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक ना, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से कर्नाटक का छठा स्थान है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस, इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें छठा नहीं सही होगा, इसमें हम लोग का सही होगा सातवां। जो सातवां कर्नाटक का स्थान है, ठीक ना। छठवां जो आता है हम लोग का, छठा स्थान आता है गुजरात का, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चले। और जो छठा से पांचवा नंबर पर आता है जम्मू और कश्मीर का, यह आता है नंबर, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें सातवां नंबर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का मिडिल बटन द्वीप समूह, केरल का परम्बिकुलम 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सही होगा? तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से हम लोग का सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह अंडमान निकोबार में है, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का बी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी गढ़वाल में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान कौन है, यह आपको बताना है। तो यह इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह चमोली में है उत्तराखंड के। तो इसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षेस सार्क का प्रधान कार्यालय है। सार्क का प्रधान कार्यालय कहाँ पे? हेग हॉलैंड में, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल में। तो यह आपको बताना है कहाँ पे सार्क का प्रधान कार्यालय। तो आपको बताना है सार्क का कहाँ पे मुख्यालय है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में है या नेपाल में है जो, यह आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें से हम लोग ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई? सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई, यह आपको बताना है। क्वेश्चन तो आप जान ही गए हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, 8 दिसंबर 1985 को काठमांडू नेपाल में, ठीक ना। ऑप्शन जो हम लोग का इसमें सही होगा, यह ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की सीमा निम्नलिखित प्रदेश में से किस एक से जुड़ी नहीं है? इसमें से एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन छूट गया है। वह कौन सा ऑप्शन छूटा है आपको बता देते हैं, यह कौन सा है। तो डी ऑप्शन हम लोग का इसमें लिख लीजिएगा, डी ऑप्शन, इसमें डी जो होगा गोवा, ठीक ना, गोवा। आप लोग इसको याद रखिएगा। 29वें राज्य तेलंगाना की सीमा निम्नलिखित प्रदेश से किस एक से जुड़ी नहीं है? ये किससे नहीं जुड़ी है? महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से और गोवा से। यह छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, छत्तीसगढ़। यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो तेलंगाना सीमा के कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो यह लगता है हम लोग का गोवा, ठीक ना। यह जो गोवा है इसमें नहीं लगता है, ऑप्शन हम लोग का इसमें डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो निम्न से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल। तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है आपको यह बताना है। तो राज्य का सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कौन होता है? तो यह महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। इसमें ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 वर्ष तक लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य का नाम लिया जाता है? 5 वर्ष तक लगातार कृषि कार्य में पुरस्कार प्राप्त करने के संदर्भ में कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का। तो यह आपको बताना है कौन सा राज्य होगा। 5 वर्षों तक लगातार पुरस्कार की प्राप्ति के संदर्भ में, इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश है, ठीक ना। आप लोग पंजाब को न लगाइएगा, यह मध्य प्रदेश है जो कि 5 वर्ष तक लगातार कृषि कार्य में पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की पुस्तक के रचनाकार हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की पुस्तक के रचनाकार हैं श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम होगा, यहाँ पे ए होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो यह स्टीफन हॉकिंग, ये स्टीफन हॉकिंग है। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी सही होगा, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। तो विश्व में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, चीन की राजधानी शंघाई में, जापान की राजधानी टोक्यो में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में। तो विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की सेवा कहाँ शुरू की गई थी यह आपको बताना है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे हुई थी सबसे पहले। तो यह विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की सेवा जो स्टार्ट की गई थी यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में की गई थी, ठीक है। यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में की गई थी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन कौन थे? इसमें से कौन सा ऑप्शन संस्थापक कौन होगा आपको यह बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से जो हम लोग का गुलाम वंश का संस्थापक था तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक, जो कि 1206 से, ठीक ना, 1206 से 1290 तक था, ठीक ना। 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का संस्थापक था। आप लोग इसको याद रखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन था। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक को भारत के राज्य के रूप में गठन कब हुआ? कर्नाटक को भारत के राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1976 को, 1 नवंबर 1986 को।
इसमें से आपको बताना है कब हुआ कर्नाटक राज्य के रूप में गठन। कर्नाटक का राज्य के रूप में गठन कब हुआ था यह बताना है। तो आपको बता दें यह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राजील में विशाल को कहवा बागानों को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल को कहवा बागानों को कहा जाता है। यह विशाल ब्राजील में विशाल यहाँ पे होगा विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? ई स्टेसियाज फजेंडा कालखोजेस। तो ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? जो विशाल मतलब बड़ा कहवा जो बागान होते हैं उसे ब्राजील में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें उसे ब्राजील में कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा, ठीक ना। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। बेलफास्ट को, एवरडीन को, लीड्स को, लिवरपूल को। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा यह आपको बताना है। यूरोप की तेल की राजधानी, यूरोप की तेल की राजधानी यह आपको बताना है। तो ये किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन हम लोग का इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। एवरडीन को तेल की राजधानी कहा जाता है यूरोप का, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का जो इसमें सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह क्या है? कांडला है, कोचीन है, पारादीप है, मारमागोवा है। तो भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है आपको यह बताना है। तो कौन सा है इसमें आपको बताना है भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह। यह इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। यह पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पे, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी पे है। ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एक गणराज्य बना। भारत एक गणराज्य बना कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1857 को, 14 नवंबर 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत एक गणराज्य कब बना यह आपको बताना है। तो भारत एक गणराज्य बना था हम लोग का, यह कब बना था? तो भारत एक गणराज्य हम लोग का बना था तो 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया था 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 48वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन कब किया गया था, कब जोड़ा गया था? तो यह भारतीय संविधान को में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था यह, तो यह 42वें संविधान संशोधन में, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को समावेशन किया गया था। ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा बी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकारों को कब प्रतिबंधित किया जाता है? जो भारत की नागरिकता है और मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों का, यह उसे कब प्रतिबंधित किया जाता है? किस स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय शासनकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, किसी विदेश में ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप आपदा के दौरान। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक, जब देश में बहुत राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है, मतलब बहुत तंगी आ जाती है या कोई घटना हो जाती है, तो उस समय क्या होते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत जो नागरिक होते हैं उनका मूल अधिकार जो होता है वो छीन लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का इसमें ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य को जैविक खेती करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य घोषित किया गया? निम्नलिखित में से राज्यों में से भारत के किस राज्य को जैविक खेती करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य घोषित किया गया? केरल को, सिक्किम को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को जैविक खेती करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो जैविक खेती करने वाला भारत का एक सर्वप्रथम राज्य जो बना था यह सिक्किम था, ठीक ना, सिक्किम था यह जो कि जैविक खेती करने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य बना था। ऑप्शन हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द कैपिटल नाम की सुप्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार है। दास कैपिटल नाम की सुप्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार है प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स, इमाइल्स खुर्दीम। तो इसमें से दास कैपिटल नाम की सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है यह आपको बताना है। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है तो इसमें से जो दास कैपिटल नाम के सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं यह कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया है? तो किसे भविष्य की धातु कहा गया? टाइटेनियम को, यूरेनियम को, एल्यूमिनियम को, आयरन को। तो निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया यह आपको बताना है, ठीक ना। तो भविष्य की धातु किसे कहा गया यह आपको बताना है। तो भविष्य की धातु जो कहा गया है यह टाइटेनियम को कहा गया है। किसे कहा गया है? टाइटेनियम को कहा गया है भविष्य की धातु, ठीक है। निम्नलिखित में से ये सही है हम लोग का, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है सिल्वर को, प्लेटिनम को, एल्युमिनियम को, उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो स्वर्ण, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है। तो किसे जाना जाता है? तो सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो यह जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा इसमें, यह जाना जाता है प्लेटिनियम को। किसे? प्लेटिनम को, प्लेटिनम को स्वर्ण सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है व्हाइट गोल्ड के नाम से। ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक होती है। प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यक होती है वाणी में उतार चढ़ाव की, उचित भाव भंगिमा की, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के पर्याप्त ज्ञान की, उपरोक्त सभी को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया में आवश्यकता होती है तो किसकी होती है? इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है इसमें से ऑल है, ठीक ना, सभी है, जो कि यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फुटबॉल से है, तीरंदाजी से, हॉकी से, क्रिकेट से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है यह आपको बताना है। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है यह ऑप्शन डी सही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डैश डैश को लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिपिबद्ध करने का श्रेय किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसे दिया गया? लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया गया किसे? यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा, पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर को यह लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया गया, ठीक ना। इसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऑप्शन जो हम लोग का सी सही होगा। इसे किसे यह बनाए गए थे? तो यह बनाए थे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह संगीत को बनाया गया था, ठीक ना। लेकिन इसे लिपिबद्ध करने का श्रेय पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर को जाता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आज का लास्ट क्वेश्चन।
भारतीय जनसंख्या के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देवार मोहन भागवत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? युवा थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो आज के लिए बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।